जय हिंद। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 जल और जंगल के बारे में पढ़ेंगे। जल। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? अपने माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। वास्तविकता ये बात है कि हम लोगों ने जल की कमी महसूस करते हैं। हम लोग गर्मी के मौसम में खासकर जल का महसूस करते हैं। बहुत सा गांव और शहरों में बहुत सा चापाकल, नलकूप आदि से पानी सूख जाता है। नल भी सूख जाता है, नल में भी पानी नहीं आता है। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए? तो जल संरक्षण कहने का मतलब हुआ कि बचाना। तो जल बचाने की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टर आदि की सहायता से विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन कहने का अर्थात प्रचार। तो हम लोग देखते हैं कि अखबार, टीवी जब भी देखते हैं, प्रचार देखते हैं। अखबार, टीवी में जब प्रचार आता है टीवी चैनलों पर, तो अखबारों में जब देखते हैं तो उसमें जल की बचाने के लिए प्रचार आता है। इस क्रम में हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम किसी भी दिवस को क्यों मनाते हैं? जल दिवस को, किसी भी दिवस को इसलिए मनाते हैं ताकि लोग उसके बारे में जानें और जागरूक हो। तो 22 मार्च को हम जल दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि विश्व के लोग जल के बारे में, जल के संरक्षण यानी जल के बचाने के बारे में, जल की महत्ता के बारे में जानें। हमारे विद्यालय में जल दिवस के अवसर पर बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है। तो हमारे विद्यालयों में क्या होता है, जल दिवस के अवसर पर, यानी जब जल दिवस होता है तो उसके अवसर पर बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार, यानी कि जिस बच्चा जो क्लास का होता है, जैसे क्लास के हिसाब से, जैसे 5 क्लास, 6 क्लास, तो जिस क्लास का होता है उसी के हिसाब से उन्हें पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता कराई जाती है, भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है, ताकि लोगों के, बच्चों के बारे में वो जल के महत्व को जाने और जल के महत्व के बारे में जाने और वो उस तरह से उसका जागरूक हो। यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? यह सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए क्यों किए जा रहे हैं? कुछ स्थान पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें, लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल के समान रूप से दिखाई देते हैं। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी होती है और गर्मी के मौसम में भी जलों की कमी होती है। आप लोग गर्मी के मौसम में जब अखबार देखते हैं, न्यूज पे देखते हैं, तो देखते होंगे कि जल के लिए बहुत जगह लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन, लंबी लंबी कतारें दिखने को मिलती है। तो ये देखने को मिलती है। क्या यह सही नहीं कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? हम बहुत से जल की कमी का सामना कर रहे हैं। जल के लिए जनता के संघर्ष और उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि विश्व के लगभग, ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व के लगभग 1/3, यानी जितनी विश्व की जनसंख्या उसके 1/3 भाग जो है जल की कमी का सामना कर रहा है। जनता को जल के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में तालाब, कुएं इत्यादि सूख जाते हैं। अब बरसात के मौसम में भी पानी तो रहता है, लेकिन तालाब का जल प्रदूषित होता है। तो प्रदूषित पानी को पीने से हम लोगों को टाइफाइड इत्यादि बीमारियों से हम लोग को जूझना पड़ता है। तो पहले तो ये सब जो भूमिगत जल भी शुद्ध था, लेकिन अब भूमिगत जल भी प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे मानव जाति और जितने भी जीव जंतु हैं सभी को परेशानी हो रही है। पिछली कक्षा हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदु जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और समझिए। मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता है लीजिए। यानी एक बाल्टी लेना है जो 20 लीटर का है, उसमें 20 लीटर जल को भर देना है। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की प्रदर्शित करता है। यानी इसकी तुलना करना है, यानी इस बड़े बाल्टी की तुलना करना है पृथ्वी पर जितना जल है,
पृथ्वी पर जितना जल है उसकी तुलना किससे करना है, बाल्टी को। यानी मान लिया जाता है कि पृथ्वी पर जितना जल है उसे एक बाल्टी का जल मान लिया जाता है। एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 ml जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। यानी कहा जा रहा है कि एक 5 ml की क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे एक छोटे पात्र में डालिए। तो 100 चम्मच डालिएगा, 5 ml होगा, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा। तो यही बर्तन में 500 ml डाला गया है। यह पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है। मृदु यानी मीठा जल, मीठा जल जो पीने योग्य जल होता है। ऐसे मीठा जल का जो परिभाषा होता है कि जिसमें साबुन का झाग आसानी से घुल जाता है उसे मृदु जल कहते हैं, और जिसमें साबुन का झाग आसानी से नहीं घुलता उसे हम कठोर जल कहते हैं। यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल को प्रदर्शित करता है, यानी इसकी तुलना किया गया है पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल से। अंत में मग के से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यानी मग में जितना जल है उसका 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व के सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है कि विश्व में जितने भी नदी हैं, झील हैं, इसमें जो मृदु जल है उससे तुलना की गई। यानी उसकी तुलना, यानी जब 20 लीटर पानी है पृथ्वी पर, मान लीजिए कि 20 लीटर पानी है, तो उसकी तुलना में यहाँ 1/4 यानी कि 1/4 मग के 1/4 चम्मच जल निकाल जो है वही इसके बराबर है। मग से 30 चम्मच जल कांच की किसी गिलास में डालिए। यह भौम जल जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। यानी 500 ml है जो कि मृदु जल है, कुल मृदु जल 500 ml में से 150 ml है जो कि आपका 150 ml है, यानी 150 ml जो है कि वो जो जल है भौम जल जो उपयोग में लाया जा सकता है। अंत में मग के से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यानी इस मग से 1/4 चम्मच जल निकालना यह विश्व में सभी नदियों और झीलों की मात्रा को उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यदि भूमि पृथ्वी पर कुल मात्रा की जल की मात्रा बाल्टी से भरे जल जितनी होती तो उसमें मृदु जल मात्र 1 मग पानी ही होता है। यानी कहा जा रहा है कि यदि 1 बाल्टी पानी 20 लीटर पानी यदि पृथ्वी पर उपस्थित है तो उसमें 1 मग ही मृदु जल है, यानी 1 मग ही पीने की योग्य पानी है। बाकी शेष पानी समुद्र में भरा खारा पानी है, यानी शेष पानी जो कि समुद्र में है और खारा पानी है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों के स्थायी बर्फ के रूप में। मृदु जल में भी अधिकांश तो है जिससे बर्फ, जो पहाड़ पे बर्फ है हिमनद कहते हैं। जो बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा चट्टान होता है, बहुत से बर्फ से बने बहुत बड़े ग्लेशियर होते हैं, उसे हम हिमनद कहते हैं। ध्रुवीय बर्फ, ध्रुव पर भी बर्फ जमा है, पहाड़ों पर भी अस्थायी रूप से बर्फ जमा है जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो बर्फ को हम लोग पानी के रूप में यूज नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं कि ये मृदु जल का भी एक ज्यादातर भाग जो है वो ध्रुवीय बर्फों पहाड़ों पर स्थित है। हमारे उपयोग के लिए भूमिगत जल व झीलों और नदियों का जल ही बचता है। यानी हम उपयोग में किसको लाते हैं, भूमिगत जल के, झीलों और नदियों के जल को ही उपयोग में लाते हैं। यह कुल जल का मात्र 0.006% है। यानी कुल जितने भी जल हैं उसके मात्र 0.006% जल है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? यह जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर परिवार वाले अन्य समुदायों के लोगों में से भी बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। यानी क्या हम लोग पता है कि जल है जो है विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं, यानी प्राकृतिक माने कि जो अपने आप होती है, जो जो हमारे आसपास जो अपने आप प्रक्रिया होती है उसे प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर जल निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्ष से बनी हुई है। यह सही प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती है। यानी कहने का मतलब हुआ जैसे हम बारिश का जल होता है, बारिश का जल जब वो बाष्प बन के फिर बादल बनता है, फिर बारिश होता है, इसी तरह से ये जल का चक्र, ये जल चक्र जो है चलता रहता है। यानी जल का जो चक्र है जो हमेशा चलता रहना है। चक्र कहने का मतलब कि जल एक जगह से दूसरे जगह की ओर स्थानांतरित होते रहता है और इसी को हम जल चक्र कहते हैं। अपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्द में नोटबुक में लिखिए। क्या आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किए गए जल चक्र की प्रक्रिया याद है?
जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों की संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। यानी इन संख्याओं की सहायता से अस्त-व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम को सही शब्दों में लिखिए। यहाँ पे जो जल चक्र का चित्र दिया गया है और जल चक्र के चित्र दिया गया है और ये जो जल चक्र का चित्र दिया गया है और इसके जो यहाँ पे एक ने जो नंबरिंग है वो उस नंबरिंग में दिया गया है और लेकिन उसका शब्द उल्टा पुल्टा लिखा गया, उसे हमें सही करना है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूमि का जल है, मानी भूमि के अंदर जो जल स्थित है उसी को क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ जम भौल, लेकिन यहाँ होगा भौम जल, इसका होगा, यानी भूमि के अंदर जो जल है उसे हम भौम जल कहते हैं। 2 नंबर में क्या है, ये भूमि जल है और ये आपका नदी है, समुद्र है, ये सब का जल है। और ये दूसरा नंबर में है क्या, ये जब नदी या समुद्र का जल गर्मी के कारण बाष्प बनता है तो इसी का यहाँ पे होगा बाष्प होगा। बाष्प तीसरा नंबर में हो गया कि बाष्प जब होता है, बाष्प जो होता है वो बाष्प जो बादल बन जाता है, बाष्प माने बादल बन जाता है और बादल जो होता है संघनन होकर के वो बारिश पड़ता है। तो ये संघनन को दर्शा रहा है, ये संघनन को दर्शा रहा है। यहाँ पे संघनन जो है वो बाष्प को जो बाष्प है वो संघनित ऊपर जाकर के जमा हो जाता है, इसी को हम संघनन कहते हैं। और इसके 4 नंबर में क्या हुआ, ये बादल बन गया है। संघनन होने का बाष्प जब संघनित हो जाता है तो बादल का रूप ले लेता है। संघनित करने का मतलब एक जगह जमा हो जाता है तो वो बादल का रूप लेता है। ये 4 नंबर में बादल है। बादल को बादल जो यहाँ पे 5 नंबर में बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन यानी बाष्प का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 नंबर में वर्षा पड़ रहा है, यानी यह दिखा रहा है कि यहाँ से जल ऊपर जाता है, बादल बनता है और बादल से फिर बारिश होता है, इसी तरह चलता रहता है और इसी को हम जल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं ठोस, बर्फ, द्रव जल, पानी और गैस जल वाष्प के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। यानी कहने का जल चक्र में क्या होता है, जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ये बर्फ के रूप में रहता है, द्रव में ये जल या पानी के रूप में रहता है, गैस में ये जल वाष्प के रूप में रहता है। तो ये पृथ्वी पर कहीं न कहीं पाया जाता है और ये एक दूसरे की ओर रूपांतरित होता रहता है, बदलता रहता है और बदलने के बाद ये जल चक्र का निर्माण करता है। बर्फ हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। बर्फ जो है हिम के रूप में, हिम यानी बर्फ को ही हिम कहते हैं। जो हिम रूप में जो जल है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है वो ध्रुवों, बर्फों से ढके पर्वतों और हिमनदों पर पाया जाता है। द्रव की अवस्था में, यानी जो द्रव की अवस्था में जो पानी होता है वो महासागर, झील, नदियां, अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल, यानी भूमि के अंदर जो पानी हम लोग नलकूप से निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है, यानी गैसीय अवस्था में हमारे आसपास जल वाष्प के रूप में भी उपस्थित होता है और बादल के रूप में भी हम उपस्थित होता है। जल की तीनों अवस्थाओं को सतत चक्रण, सतत करने का मतलब होता है निरंतर, निरंतर में लगातार। जल की तीनों अवस्थाओं का लगातार चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। यानी जल की कुल मात्रा स्थिर किससे बनी हुई रहती है, तो ये जल का जो चक्रण चलता रहता है, निरंतर चक्र, उसी के माध्यम से जल की मात्रा स्थिर बनी रहती है। जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। हमारा जितना भी जनसंख्या और जितना भी जल है, जितना भी जीव है वो जल का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको इसकी जानकारी से राहत मिली है? आप अपने कक्षा के बच्चों की एक सूची बनाएं, पुनः प्रत्येक बच्चों को कुछ प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। उत्तर को सारणीबद्ध कर यह जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, बर्तन धोने, कपड़ा धोने के लिए प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती। प्रत्येक कार्य के लिए जल किन किन से प्राप्त होती, इसकी आपूर्ति के लिए उन्हें या उनके घरों के लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे तालिका बनाना है, बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ वो पीने के जल कहाँ से वो लाते हैं, भोजन बनाने के लिए जल कहाँ से लाते हैं, स्नान के लिए कहाँ से जल लाते हैं, बर्तन या कपड़े धोने के लिए जल कहाँ से लाते हैं। इन उत्तरों से यह जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके क्षेत्र में किन किन जल स्रोतों का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। बहुतायत मतलब कि ज़्यादातर मात्रा में किया जाता है। पुनः तालिका का अवलोकन कर
उत्तर जानने का प्रयास कीजिए कि आपके क्षेत्र की सबसे प्रमुख जल स्रोत क्या है। जल स्रोत की घर से दूरी कितनी है। जल की उपलब्धता की स्थिति क्या है। आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था होती है। यानी पाएंगे कि अधिकांश नगर, जैसे बड़े बड़े जो नगर हुए, बड़े बड़े शहर में जलापूर्ति यानी जल की पूर्ति करने की व्यवस्था होती है। जलापूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइनें बिछाई जाती है। जलापूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइपलाइनें बिछाई जाती है। जल के आसपास किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लेकर पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति की जाती है। यानी जल कहाँ से लाया जाए। जल किसी झील, नदी या तालाब अथवा कुआं, या तो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो भूमिगत जल होता है, उसे हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से यानी पाइप के माध्यम से ये सरकार हम लोग के घर तक जल को भेजती है। छोटे शहरों एवं गाँव की निकाय अथवा सरकार द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती है। छोटे शहरों एवं गाँव में निकाय में सरकार द्वारा जल पूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाता है, लेकिन फिलहाल नल जल योजना के तहत आप लोग के घरों में अब गाँव और शहर दोनों जगह जल की पूर्ति की जा रही है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफी दूरी पर होती है। वहाँ जल ढोकर लाने का कार्य अथवा स्रोत पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। यानी कि कुछ जगहों पर, जैसे महाराष्ट्र आपका हो गया, राजस्थान इत्यादि जगहों पर क्या होता है कि उनको घर में जल की उपलब्धता अभी भी सुनिश्चित नहीं हुई है, और इसके कारण उनको जल लेने के लिए तालाब, नदी या हैंडपंप पर जाना पड़ता है और वहाँ पर ही जल का उपयोग करते हैं, और मतलब कि कपड़ा धोते हैं वगैरह है तो यहीं पर करते हैं, तो इससे उनको परेशानी होती है। इन स्रोतों का जल कहाँ से मिलता है। यानी जल कुआं, नलकूप अथवा हैंडपंप में जल कहाँ से आता है। भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत, यानी जल का स्रोत कहा जाता है कि कोई भी चीज कहाँ से आता है उसी को हम स्रोत कहते हैं। तो भूमिगत जल जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या आपने कभी चापाकल, यहाँ चापानल भी हो सकता है, चापाकल भी हो सकता है, क्या आपने कभी चापानल, हैंडपंप अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है। क्या कभी आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनते देखा है। आप ध्यान दीजिए कि यह गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों। ऐसा देखते हैं कि जैसे कि देखिए चापानल, नलकूप और हौज टैंक बनाया जाता है तो वो एक निश्चित गड्ढे के लिए बनाता है, यानी किसी के गड्ढे ज्यादा होते हैं, किसी के गड्ढे कम होती। तो जहाँ पर भूमिगत जल की गहराई ज्यादा होती है वहां पर हैंडपंप की नलकूप का पाइप नीचे तक और मतलब जितना लंबा तक डाला जाता है। लेकिन जहाँ पे पानी ऊपर होती है, जल स्तर ऊपर होता है, वहाँ पे नलकूप का पाइप छोटा होता है, मतलब कम दूरी तक, कम गहराई तक वो पाइप डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है। जैसे कि कुछ जगह है जो कि जल के स्रोत के नजदीक है, जैसे कि जो नदी के किनारे का जो भूमि है तो वहाँ पे जल का भूमिगत जल नजदीक पाया जाता है, मतलब कि कम गहराई में पाया जाता है। तो वहाँ पे हैंडपंप या लगे पाइप जो होते हैं वो कम बनाए जाते हैं, कम गहराई तक बनाए जाते हैं। जबकि कुछ जगह पे जहाँ पे जल की स्रोत बहुत दूर है तो वहाँ जल की उपलब्धता गहराई में बहुत दूर तक होती है, तो इसलिए वहाँ कम दूरी तक, मतलब कम गहराई तक वो पंप लगाया जाता है। आपने उन कारीगरों अथवा अपने से बड़े से इसके बारे में बात कीजिए तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। यहाँ कुछ स्थानों पर जो गहराई पर ज़्यादा पानी पाइप डाली जाती है, कुछ कम। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल स्तर का मिलना है। यानी कुछ जगह पर जल स्तर कम गहराई पर होता है तो कुछ जगह पर ज़्यादा गहराई पर होता है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसको ऊपर परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यानी कि जब आप पाइप डालते हैं बोरिंग करते समय तो वहां पर चट्टान, जो नीचे मिट्टी का जो चट्टान बना है तो वहां पर जो सबसे मिट्टी का जो चट्टान बना है तो उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। तो यानी पानी की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर के अनेक मीटर की गहराई तक हो सकती है।
यानी 1 मीटर की गहराई से लेके अनेक मीटर तक हो सकती है। इस स्तर से नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। यानी इस स्तर से जो नीचे पाया जाता है उसी को हम भौम जल कहते हैं। भौम जल यानी भूमि के अंतर्गत जल। भूमि जल का स्रोत क्या है? आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ से आता है? यानी वर्षा तो ऊपर होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर जल जमा यानी पृथ्वी के अंदर जल कहाँ से जाता है? इसके लिए आपको एक प्रयोग करना है। एक आटे छानने की छलनी लीजिए। एक आटे की छलनी लीजिए। इसमें मिट्टी इस प्रकार भरिए कि थोड़ी जगह खाली रहे। छलनी के नीचे समान गोलाई की कोई बर्तन रखिए। आप छलनी की खाली जगह पर में धीरे धीरे पानी भर दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, एक छलनी लेना है और छलनी जिससे कि आप आटा सानते हैं उसमें मिट्टी को बिछाना है। मिट्टी को मतलब उसमें रखना है और मिट्टी को रखना और उसके नीचे उतना ही चौड़ाई के एक बर्तन लेना है और उसके उपरांत उसमें जल डालना है। प्रेक्षण कीजिए, मतलब पता कीजिए कि छलनी के ऊपरी खाली हिस्से में जल नहीं है। यह कहाँ गया? यह जल रिसकर बर्तन में जमा दिया। यहाँ पर पानी धीरे धीरे रिसकर बर्तन में चला जाता है। क्या इसी प्रकार गमले में लगे पौधे के जड़ को पानी नहीं मिलता? आप देखते होंगे प्राय कि गमले में जल आप जब डालते हैं तो गमले के जल ऊपर में नहीं रह करके वो नीचे चला जाता है और उससे जड़ को पानी मिलता है। तो ये भी उसी प्रकार से होता है। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों के जल मट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देती है। यानी वर्षा का जल नदियों, तालाबों, झीलों को जल या मिट्टी से रिस कर यानी हल्का हल्का रिस कर नीचे की ओर चला जाता है और भूमि के अंदर जल की रिसाव के अत्यंत सेंदन कहते हैं। यानी इसी भूमि के अंदर जो जल का रिसाव होता है इसे क्या कहते हैं? अंतः सेंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल को पुनः परिपूर्ति हो जाती है। यानी कि जब जल आप उपयोग करते हैं तो जल नीचे से कमता है और फिर जल कैसे भरता है? तो जल इसी अंतः सेंदन के कारण जल भरता है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टान की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। यानी भौम जल जो होता है, नीचे जो कठोर चट्टान होता है और ऊपर भी कुछ कठोर चट्टान होता है, तो यानी दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें जल भर जाता है। इन्हीं भंडारों को क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। इस जलों को समांतर नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। यानी इसे हम किस तरह से निकालते हैं? नलकूप द्वारा निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये भौम जल है, ये भौम जल है और ये आपका जलभर है। यानी ऊपरी चट्टान को क्या बोलते हैं? भौम जल। नीचे चट्टान को क्या कहते हैं? जलभर कहते हैं। भौम जल का स्तर गिरना। क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? परिपूर्ति मतलब कि क्या, जो आप परिपूर्ति मतलब पूरा करना। तो क्या आप जो जल और उपयोग मतलब खर्च करना, तो क्या आप जल खर्च कर रहे हैं और जो जल आपको मिल रहा है दोनों की मात्रा समान है? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग जब जल हमेशा यूज करते रहते हैं तो क्या प्रयोग करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि जल का स्तर कहने का मतलब जल का जो लेवल होता है नीचे चला जाता है। यानी नीचे से जब पानी निकालते हैं और नीचे जब ज़्यादा पानी निकालते हैं, ऊपर से कम पानी जाएगा तो क्या होगा कि जल का स्तर नीचे जाएगा, यानी जल का पानी कमेगा और कमेगा तो जल का स्तर नीचे जाएगा। भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया